हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 24 मई के करंट अफेयर्स के बारे में। ओके, सबसे पहले तो आज हमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन देखने हैं, उसके अलावा हमें कुछ नेशनल इवेंट एंड इंटरनेशनल इवेंट्स भी देखने हैं और फिर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज़ भी आज हमें देखनी है विद PYQs। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे होगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक वीडियो कल अपलोड किया था, आई होप आपने देख लिया होगा। वीडियो क्या था? टॉप 100 जनवरी मंथ के करेंट अफेयर्स के MCQs। ये मैंने अपलोड किए थे आपके सभी के सभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यूजफुल रहेगा। अगर आपके अभी जून जुलाई में पेपर होने वाले हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़रूर से आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन। अच्छा, डिस्कशन करने से पहले ये जो आवाज़ आ रही है कोयल की, मैं किसी जंगल में नहीं रहती। एक्चुअली मैं जिस कंपाउंड में रहती हूँ, जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ, और साइड में मतलब अपार्टमेंट में ही आपको फॉरेस्ट, थोड़ा सा प्लांटेशन देखने को मिलते हैं, अनार वगैरह के प्लांट्स लगे हुए हैं, तो शायद किसी कोयल का घोंसला होगा मे बी, तो इसलिए वो हल्ला करती रहती हैं और आपको आवाज़ आती रहती है। वो लोग दिन भर बोलती हैं, दिन भर मतलब वो मॉर्निंग 6 o'clock से स्टार्ट होकर शाम को 4 बजे तक वो कंटिन्यूसली बोलती रहती हैं। ठीक है, तो आप इसलिए इस ड्यूरेशन में मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ उस सभी में आपको वो आवाज़ आती है, तो इन्जॉय करो, अच्छी लगती होगी आवाज़। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के फाउंडर के बारे में, जो कि जर्मनी से हैं और 1971 में इन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम का फॉर्मेशन किया था, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में देखने को मिल जाएगा। कौन है फाउंडर? तो क्लॉस स्वेब आपको देखने को मिलेंगे और इन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर लिया है, मतलब एग्जीक्यूटिव पोजीशन से पीछे हट गए हैं और अब जनवरी के मंथ से ये चेयरमैन होंगे बोर्ड ऑफ द ट्रस्टी के। ठीक है, तो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी होता है उसके चेयरमैन बेसिकली अब जनवरी मंथ से अपना कार्यभार संभालेंगे और इन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव पोस्ट से, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट से स्टेप डाउन कर लिया है। सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग होती है, एवरी ईयर इनकी मीटिंग होती है। कहाँ पर? दाओस में। और आप देख पाएंगे 15 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में इनकी मीटिंग हुई थी और इसका जो थीम था वो है रीबिल्डिंग ट्रस्ट। डन इतनी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले यहाँ पे क्वेश्चन, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ये PYQs हैं। ठीक है, मैंने नहीं तैयार किए, ये सिर्फ PYQs है, केवल पिक किए हैं। जैसे कि आंसर भी है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रैंकिंग कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जब भी मैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ाती हूँ तो उसके बारे में सारी बातें इसलिए बार बार बताती हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन स्टैटिक बनते हैं, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनकी मीटिंग हुई, इसके अलावा इनकी रिपोर्ट आई, तो हमेशा ये न्यूज़ में बने रहते हैं। तो आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन देखेंगे, जैसे कि लिखा है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो हमको पता है क्लॉस स्वेब आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए 2019 का क्वेश्चन है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। तो कल मैंने आप लोगों को एक ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडेक्स के बारे में बताया था और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही पब्लिश करता है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं और आने वाले समय में बन सकते हैं, इसलिए कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ो आप तो उसका फाउंडर कब फॉर्मेशन हुआ या इसके अलावा इसका हेडक्वार्टर क्या है या कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, वो सब बातें पढ़ लेना। इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज को पहले हम मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज के नाम से जानते थे और सिंस 2005 एनुअली ये अवार्ड दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तो कोई भी बुक जो ट्रांसलेट की जाती है इंग्लिश में और उसके बाद उसे UK और आयरलैंड में पब्लिश किया जाता है, तो ऐसी बुक्स को इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया जाता है। तो 2024 का बुकर प्राइज किसे दिया है? आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक जर्मन ऑथर है, जर्मन की ऑथर है जिनका नाम है जेनी अर्पेनबेक। ठीक है, जेनी अर्पेनबेक को ये अवार्ड दिया गया है और इनकी जो नोबल थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? तो ट्रांसलेटर का नाम है माइकल हॉफमैन और इनकी जो नोबल है उसका नाम क्या है? कायरोज। क्या नाम है? कायरोज है। यहाँ पर जो प्राइज मनी दी जाती है वो इक्वली डिवाइड हो जाती है बिटवीन द ऑथर एंड ट्रांसलेटर। तो प्राइज मनी कितनी है? 50,000 पाउंड्स की आपको प्राइज मनी देखने को मिल जाएगी। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप देख पाएंगे
ये कुछ बुकर प्राइज जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिए गए हैं वो अवॉर्डीज आपको देखने को मिल रहा है और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। स्पेशली आपके लिए ये जो नाम है सलमान रश्दी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि इनकी एक नोबल आई थी नाइफ, और इनकी जो बुक थी मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में इसको बुकर प्राइज मिला था। वीएस नायपाल 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए इनको दिया गया था। अरुंधति रॉय तो हर एक एग्जाम में आपको कभी ना कभी रैंडमली पूछी नहीं जाती है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग 1997 में। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस 2006 में। अरविंद अडिगा की पुस्तक भी एग्जाम में पूछी गई है, 2008 में इनको द वाइट टाइगर के लिए अवार्ड मिला था। और गीतांजलि श्री टॉम ऑफ सेंट, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। तो आप ये नाम और ये बुक्स याद रखना है, ये आपको याद करना ही है, नो मैटर वॉट। कैसे करते हो आई डोंट नो, बट आपको ये याद करना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट के बारे में जिनको रिसेंटली शॉ प्राइज दिया गया। शॉ प्राइज एक एनुअल प्राइज है और 3 अलग अलग फील्ड में, कौन कौन सी फील्ड, एस्ट्रोनॉमी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन एंड मैथमेटिकल साइंस में ये अवार्ड दिया जाता है। तो इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट है और जिनको एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में बेसिकली अवार्ड दिया जा रहा है, नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी और ये 21 नंबर का एडिशन है जिसमें $1.2 मिलियन की प्राइज मनी आपको देखने को मिलेगी। इन्होंने बेसिकली सुपरनोवा, गामा रे बर्स्ट, जो आपके पल्सर्स होते हैं, उन सब के जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स है ना, उनकी डिस्कवरी उस फील्ड में रिसर्च करने के कारण इनको ये अवार्ड दिया गया है। चलिए अब यहाँ पर रिसेंटली मैंने आपको बताया था अबाउट द थाईलैंड ओपन। तो थाईलैंड ओपन डबल का टाइटल किसने जीता था? तो हमारा एक पेयर है जिनका नाम है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। तो पहले वर्ल्ड नंबर 3 थे, लेकिन रिसेंटली जब इस टाइटल को इन्होंने जीता तो ये वर्ल्ड नंबर 1 बन गए हैं। तो वर्ल्ड नंबर 1 पेयर कौन है हमारे पास? सात्विक साईराज, चिराग शेट्टी। ये रैंकिंग कौन करता है? तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अकॉर्डिंगली आपको ये रैंकिंग मिल जाएगी। अब यहाँ पे 2-3 और शॉर्ट न्यूज़ है, वो हम देखेंगे। ये कौन है भाई? इनका नाम है कामी रीता शेरपा। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया था और 29th टाइम माउंट एवरेस्ट पे समिट की थी। वापस से इन्होंने अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया एंड 30th टाइम माउंट एवरेस्ट पे इन्होंने समिट करने का काम किया है, ठीक है। तो माउंटेन मैन के नाम से या एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है कामी रीता शेरपा को। अब यहाँ पे अगली जो पर्सन है उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। 16 साल की हैं ये और इन्होंने रिसेंटली माउंट एवरेस्ट में समिट की थी अपने फादर के साथ और ये यंगेस्ट इंडियन वीमेन बन गई हैं, यंगेस्ट इंडियन वीमेन जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे समिट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मल्टी कल्चरल एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें उन्होंने पूरे वर्ल्ड से 54 लोगों को सिलेक्ट किया है जो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग प्रोफेशन से हैं। कोई स्पोर्ट्स से है, कोई आपके बिजनेसमैन है या फिर कोई दूसरी एजुकेशन फील्ड से है। तो ऐसे 54 पर्सनस को आइडेंटिफाई किया है जिससे ये लोग ऑस्ट्रेलिया के जो स्पोर्ट्स हैं उसको इनकरेज करें, सपोर्ट करें। तो इसमें आपको 2 नाम इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। एक तो इंडियन पर्सन आपको देखने को मिलेंगे रवि शास्त्री एंड वसीम अकरम और रवि शास्त्री का नाम हमें देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर अस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। आप सभी को पता है कि जब COP21 की मीटिंग हो रही थी पेरिस फ्रांस में, तब इंडिया एंड फ्रांस की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया था, कौन सा? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है, जिसका हेड ऑफिस आपको इंडिया के गुरुग्राम में ही देखने को मिलता है, ओके। और यहाँ पे 99th नंबर का जो मेंबर बन गया है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया है उसका नाम है स्पेन, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स में बताया था कि माल्टा 119 नंबर की कंट्री बनी है जिसने इस फ्रेमवर्क को रेटिफाई किया मतलब मैंने कोई पॉलिसी बनाई है और ये पॉलिसी मुझे अच्छी लगी तो मैं एक एग्रीमेंट देती हूँ कि हाँ आपकी पॉलिसी अच्छी है, फ्यूचर में देखेंगे ज्वाइन करना है कि नहीं, तो उसको हम रेटिफिकेशन आप समझ सकते हो। एंड ज्वाइनिंग इज डिफरेंट थिंग। तो स्पेन ने 99th मेंबर की तरह ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को एंड 119 कंट्रीज ने अभी तक रेटिफाई कर चुके हैं। 119 नंबर की कंट्री कौन सी है? माल्टा है। अब स्पेन कहाँ मिलता है? तो स्पेन आपको यूरोप में मिलता है और यूरोप में कहाँ पर मिलता है? आइबेरियन पेनिनसुला में, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्या है क्वेश्चन सुनिएगा। ये जो आइबेरियन पेनिनसुला आपको यूरोप में देखने को मिलता है जिसका एक देश स्पेन है, आप मुझे बताइए इस पेनिनसुला में एक और कंट्री है, उस कंट्री का नाम क्या है? मेरा पॉइंट क्लियर है? आइबेरियन पेनिनसुला में आपको एक और कंट्री देखने को मिलेगी स्पेन के अलावा, उस कंट्री का नाम आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं।
अब बात हो रही है हमारी वीमेंस एशियन कप के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने रिसेंटली 2026 एंड 2029 में कौन सी कंट्री हैं जो वीमेन एशियन कप को होस्ट करेंगी उनके नामों को रिवील किया है। एक्चुअली एशियन फुटबॉल फेडरेशन की जो मीटिंग हो रही थी वो बैंकॉक थाईलैंड में हो रही थी और उसी मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया कि 2026 के जो वीमेन एशियन कप होंगे उसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया एंड 2029 के जो वीमेंस एशियन कप होंगे उनको होस्ट करेगा कौन, उज्बेकिस्तान। तो ऑस्ट्रेलिया 2026 में, उज्बेकिस्तान 2029 में, ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का फॉर्मेशन 8 मई 1954 को होता है। सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा इसके प्रेसिडेंट थे और इसका हेड ऑफिस कहाँ है, कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है एशियन रिले चैंपियनशिप। अभी पहला टूर्नामेंट था, पहला एडिशन था, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट एशियन रिले चैंपियनशिप कहाँ हुई थी, थाईलैंड बैंकॉक में हुई थी। ऑब्वियसली बात है इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने 3 मेडल यहाँ पर जीते हैं। 3 मेडल इंडिया को मिले हैं, एक आपको मिला है गोल्ड मेडल और 2 हमें मिले हैं सिल्वर मेडल। बात समझ में आ गई, एक गोल्ड है और 2 सिल्वर मेडल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गोल्ड मेडल किसको मिला है, तो 4x400 रिले रेस में हमने गोल्ड मेडल जीता है और नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। हमने इस रेस को 3 मिनट एंड 14 सेकेंड्स में कंक्लूड किया है, खत्म किया है। अब आपको यहाँ पे 4 लोग दिख रहे हैं जो कि इस रिले रेस में थे। कौन कौन है, आप इनका नाम यहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद अजमल है, ज्योतिका, अमोज और सुभा, ठीक है। और इन चारों की टीम थी जिन्होंने 3 मिनट 14 सेकेंड में इस रेस को कंप्लीट करके गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो हमारा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसकी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया में जो गैंगेटिक डॉल्फिन है, जो गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन है, उनकी संख्या 4000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो ओवर 4000 गैंगेटिक डॉल्फिन इन इंडिया, इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है। तो अब इनमें से जो 4000 जो आपके पास रिवर डॉल्फिन है, पहली चीज तो ये गंगा रिवर डॉल्फिन हमेशा और हमेशा फ्रेश वाटर में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, ये फ्रेश वाटर में पाई जाती है। इन्हें हम ब्लाइंड डॉल्फिन भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लाइंड होती है, इन्हें दिखाई नहीं देता। ये तो अपनी जो सोनार टेक्नोलॉजी होती है ना, तो उसी इस्तेमाल मतलब अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल करती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल ये करती हैं अपने शिकार को करने के लिए, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखिएगा कि अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कौन करता है, आंसर हो जाएगा डॉल्फिन भी करती हैं, ठीक है। ओके, तो गंगा नदी और गंगा नदी की जो सहायक नदियां होती हैं उसमें आपको डॉल्फिन देखने को मिलेगी। यहाँ पर इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ने कहा है कि डॉल्फिन की काउंटिंग्स बढ़ी है, इसका मतलब कि पानी की जो गुणवत्ता है या हमारी जो रिवर सिस्टम में वाटर है वो थोड़ा फ्रेश हो रहा है, वो इम्प्रूव हो रहा है, इसका ये इंडिकेशन, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। अब इस 4000 में से आपको 2000 डॉल्फिन अकेले उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगी। उत्तर प्रदेश और आपका जो राजस्थान मतलब मध्य प्रदेश में जो चंबल नदी बहती है ना, तो चंबल रिवर में आपको उत्तर प्रदेश में लगभग 200 डॉल्फिन देखने को मिल जाएंगी, 2000 डॉल्फिन देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, ये डॉल्फिन जो है वो गंगा रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरी जैसे कि घग्गर, कोसी, गंडक, चंबल, रूपनारायण एंड यमुना नदी, इन सभी नदियों में आपको, जो कि गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, उनमें जनरली आपको डॉल्फिन देखने को मिलती है। अब गंगा नदी डॉल्फिन के बारे में कुछ बातें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि अगर हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की बात करें तो इसके शेड्यूल 1 में ये शामिल है, मतलब ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ लीगल प्रोटेक्शन रखती हैं, मतलब इनका शिकार करना, इनकी इलीगल तरीके से स्मगलिंग करना पूरे तरीके से कंप्लीटली बैन है और गवर्नमेंट इनको संरक्षण देती है। 2010 में 18 मई 2010 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गैंगेटिक जो डॉल्फिन है उनको नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था, तो 2010 में इसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी डिक्लेयर किया है। इसके अलावा आप देखेंगे बिहार ने भागलपुर में एक इनिशिएटिव लिया था, आप देखेंगे विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पर, भागलपुर बिहार में, जो कि इस स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। और क्या बातें लिखी गई हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर अ डॉल्फिन सेंचुरी एरिया इन द चंबल सेंचुरी, तो चंबल सेंचुरी में एडिशनल डॉल्फिन सेंचुरी का एरिया डिक्लेयर किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत भी की थी एज अ पार्ट ऑफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट, ठीक है। डन। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है कि जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है उसको डबल करना है बाय 2030।
डन। अगर हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, इसका फॉर्मेशन 1982 में हुआ था। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर काम करता है। देहरादून उत्तराखंड में हेड ऑफिस है। याद रखिएगा, जो नेशनल इंपॉर्टेंट आपके इंस्टीट्यूट होते हैं और इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके हेडक्वार्टर से आप देखोगे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैंने एनटीपीसी का पेपर देने गई थी तो मुझे एक मेजेता कॉलम में क्वेश्चन था जिसमें HPCL, BPCL, BHEL ऐसे 4 ऑर्गेनाइजेशन थे और उसके हेडक्वार्टर मैच करने थे। ये मेरे खुद के सेट में सेट में क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा याद रखेंगे कहाँ पर कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर है। चलिए अब बात करेंगे PM वानी के बारे में। PM वानी तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं, हमारे लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस आपको PM वानी देखने को मिलेगा। PM वानी स्कीम को डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 2020 दिसंबर 2020 में लॉन्च किया था। इसका मकसद क्या था कि आपके जो रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, उसमें हर एक व्यक्ति के पास तक अफोर्डेबल रेट में हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचे। क्योंकि जब हम डिजिटल इंडिया को प्रमोट करते हैं तो डिजिटल इंडिया को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, इसलिए PM वानी को लॉन्च किया गया था। तो रिसेंटली बताया गया है इस रिपोर्ट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस स्कीम रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जिसमें बताया है कि जो वाईफाई पब्लिक स्पॉट्स हैं उनकी संख्या 2 लाख से ज़्यादा हो गई है। 2 लाख हमने लगभग 2 लाख जो वाईफाई हॉट स्पॉट सेंटर्स हैं उनको हमने इस्टेब्लिश कर लिया है। ये बात यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो वाईफाई आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं, ये आपको फ्री तो नहीं बोलेंगे, अफोर्डेबल रेट पे, बहुत कम दामों पे आपको इंटरनेट एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो पब्लिक डेटा ऑफिस हैं, ये डायरेक्टली ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी दे सकते हैं और इनको किसी भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। करना क्या होता है, इनका अपना एक एप्लीकेशन होता है, आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो आसपास जो भी वाईफाई हॉटस्पॉट है वो कैच करने लगता है। जो भी बेस्ट सिग्नल है उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, मिनिमम रिचार्ज जो भी करना होता है वो कीजिए और आप बिल्कुल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट इन रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज। ठीक, चलिए अब बात करते हैं आसाम गवर्नमेंट के बारे में। आसाम के CM कौन है? हेमंत विश्व शर्मा है। और गवर्नर कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, तो कोशिश कीजिए जो अभी रिसेंट अपॉइंट हुए गवर्नर हैं या रिसेंट अपॉइंट हुए चीफ मिनिस्टर हैं, उनका नाम याद रखना आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आसाम गवर्नमेंट ने रिसेंटली ड्रीम्स मतलब DRIMS प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ। किसके कोलैबोरेशन के साथ? यूनिसेफ के कोलैबोरेशन के साथ इसको डेवलप किया है। तो आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और यूनिसेफ ने मिलके ड्रीम्स DRIMS मतलब डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, क्या फुल फॉर्म है? डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? ये हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा। कोई डिजास्टर होता है तो वहां पे क्या लॉसेस हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से हमें डायरेक्टली उनको रिलीफ फंड भेजना है या फिर रिहैब करने के लिए या लोगों को असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए सामान मुहैया कराना है, तो ये सारी चीजें इसमें होती हैं। तो क्या है? एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है। दिस रियल टाइम डेटा कलेक्शन इनेबल्स अथॉरिटी टू डिलीवर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ग्रांट्स टू द अफेक्टेड बेनिफिशियरीज डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका ये फायदा यहाँ पर होगा। चलिए बात कर लेते हैं यूनिसेफ के बारे में, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड के नाम से जानते हैं। एंड 1946 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेड ऑफिस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 1953 से ये यूनाइटेड नेशन का एक परमानेंट मेंबर की तरह भी काम कर रहा है। ठीक है, आपको कुछ दिन पहले हमने बताया था कि यूनिसेफ इंडिया की जो ग्लोबल एम्बेसडर बनी है, नेशनल एम्बेसडर बनी है, वो करीना कपूर खान बनी है। ये बात भी हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा जो आपका यूनिसेफ है, इसको 1965 में नोबेल प्राइज फॉर पीस मिल चुका है फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड अमंग द नेशन। टोटल 190 कंट्रीज मेंबर है एंड 7 रीजनल ऑफिस आपको यूनिसेफ के मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के बारे में। एंड स्विगी ने रिसेंटली पार्टनरशिप की है शील्ड के साथ। शील्ड क्या है? तो शील्ड एक रिस्क AI प्लेटफॉर्म है, मतलब जो रिस्क मैनेज करने का काम करता है, एक AI प्लेटफॉर्म है। क्या करेगा शील्ड? तो शील्ड बेसिकली जो स्विगी है, स्विगी में जो प्रोमो एब्यूज होता है, प्रोमो एब्यूज को रिड्यूस करेगा। प्रोमो एब्यूज क्या है? जैसे कि हम स्विगी जब डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर आते हैं, अगर हम किसी को रिफर करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑफर आते हैं, या डेली बेसिस पे कोई फेस्टिवल का समय है तो आपके पास कुछ प्रोमो कोड्स आते हैं।
तो उन प्रोमो कोड को गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि मेरे फ़ोन पे आया और मैंने 4 लोगों को बांट दिया, सब लोग वही प्रोमो कोड इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक दिस। तो इससे क्या हो रहा है, इनको प्रॉफिट कम हो रहा है स्विगी को। तो स्विगी ने इसलिए यहाँ पे जो प्रोमो अब्यूज़ है उसको रिड्यूस करने के लिए शील्ड के साथ क्या किया है, एक पार्टनरशिप की है। इसके अलावा ये डिलीवरी पार्टनर में जो फ्रॉड करने या डिलीवरी पार्टनरशिप इकोसिस्टम में जो फ्रॉड होते हैं उसको भी रिड्यूस करेगा, क्योंकि समटाइम हम जब स्विगी में सामान ऑर्डर करते हैं तो हम अपनी यूजफुल इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी इंसर्ट कर देते हैं कि बार बार अब सामान ऑर्डर करने के लिए बार बार हम कब तक इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कोई हैक ना करे, हमारी डेटा प्राइवेसी रहे, इसको भी मेंटेन करने का काम ये शील्ड करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई मिशन क्या है? इंडिया एआई मिशन का मकसद है हमारे देश में एआई कैपेसिटी को बिल्ड करना। एआई कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए हम 10,000 से ज़्यादा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स को मतलब सेटअप करेंगे, मतलब एआई से इकोसिस्टम को, एआई इनोवेशन सेंटर्स को, एआई फील्ड के जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंसिंग करना, सेफ्टी इंश्योर करना एआई फील्ड में। तो ये सारे काम इंडिया एआई मिशन के अंदर होते हैं, जिसके लिए कैबिनेट ने 10,300 करोड़ रुपीस दिया है फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, 5 सालों के लिए। कितने समय के लिए? 5 सालों के लिए। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसकी नोडल मिनिस्ट्री है इस स्कीम को रन करने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम चीफ ऑफ एयर स्टाफ। कौन है? वी.आर. चौधरी। ठीक है, इन्होंने रिसेंटली फर्स्ट एवर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम को लॉन्च किया है। कहाँ पर? एयरफोर्स कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स में। क्या है ये इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम? तो बेसिकली यहाँ पर अगर कोई पर्सनल है जो एयरफोर्स में काम करता है या उसकी जो फैमिली है वो बीमार है, कोई इमरजेंसी कंडीशन है, तो गाइडेंस, एक्सपर्ट की गाइडेंस आपको मिलेगी, आपको केयर फैसिलिटी मिलेगी और 24/7 टेलीफोनिक मेडिकल हेल्पलाइन फैसिलिटी अवेलेबल होगी IAF मतलब इंडियन एयरफोर्स के जो कर्मचारी हैं और उनकी फैमिलीज के लिए अक्रॉस द इंडिया। तो इसलिए इस इमरजेंसी मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। ओके, चलिए अब बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में। यहाँ पर आप यूरोप में जाएंगे तो यहाँ ये 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से जानते हैं। यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड में पहला ऐसा यूनियन बन गया या पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन गया जिसने एक लॉ पास किया है। कैसा लॉ है? तो फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू रेगुलेट द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करने के लिए लॉ, क्योंकि इनका कहना है कि एक स्टैंडर्ड सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको भी ब्रीच करती है, तो एक स्ट्रिक्ट लॉ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा करने वाला पहला जो इंस्टीट्यूट है या पहला ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूरोपियन यूनियन। तो रिसेंटली यूरोपियन काउंसिल हैज़ अप्रूव्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट और ये फर्स्ट है अपने तरीके का पूरे वर्ल्ड में जो कि रेगुलेट करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एंड प्रमोट द यूज ऑफ सेफ्टी एंड ट्रस्टवर्थी एआई सिस्टम अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक और डेटा के बारे में जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जानिएगा। अब हमारा जो लास्ट अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है ना, आप सभी को तो पता है कि मार्च 2000 मतलब मार्च का जो मंथ होता है, मार्च मंथ में हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है और 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। ये बात तो सभी को पता है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तो उसमें हम देखते हैं कि लास्ट ईयर हमने क्या ग्रोथ की, किस एरिया में कितना डेवलपमेंट हुआ। तो इसमें पाया गया कि बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, मतलब किसी IT कंपनी से ज़्यादा जो ग्रोथ देखी गई है वो बैंकिंग सेक्टर में देखी गई है। इंडियाज बैंकिंग सेक्टर अचीव अ माइलस्टोन। क्या माइलस्टोन अचीव किया है? तो FY24 में पहली बार जो नेट प्रॉफिट हुआ है बैंक्स को वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा हुआ है। कितना हुआ है? 3.1 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, प्राइवेट प्लस पब्लिक सेक्टर बैंक, यहाँ पे बात हो रही है प्राइवेट प्लस हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक। ओके, तो आपके 26 प्राइवेट बैंक एंड 12 आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, इनका कंबाइनली जो नेट प्रॉफिट है FY24 में वो अभी तक का हाईएस्ट रहा है 3.1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये बात यहाँ रिपोर्ट में हमें बताई गई है। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में जो प्रॉफिट है वो 39% इंक्रीज हुआ है। मतलब लास्ट ईयर जो प्राइवेट बैंक एंड पब्लिक बैंक का जो प्रॉफिट था वो 2.2 लाख करोड़ रुपए था, जो कि 3.1 लाख करोड़ रुपीस हो गया है, मतलब 39% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। अगर हम केवल और केवल प्राइवेट बैंक की बात करें तो 26 जो आपके प्राइवेट बैंक है इनका नेट प्रॉफिट कितना है? 1.78 लाख करोड़ है। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक जो 12 है हमारे पास, उनका जो नेट प्रॉफिट है वो 1.41 लाख करोड़ है। इन दोनों को मिला दो तो 3.1 लाख करोड़ आपका
आपका यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक की अगर बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने अर्न किया है, तो आंसर हो जाएगा एसबीआई में, एसबीआई ने किया है। लेकिन अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने अर्न किया है, नेट प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किसका है, एचडीएफसी बैंक का है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक का कंबाइनली ग्रोथ हमने देखी 39% है। इंडिविजुअल अगर बात करते हैं तो एसबीआई टॉप पर है, एचडीएफसी टॉप पर है प्राइवेट में, ये प्राइवेट हो गया, ये आपके पब्लिक सेक्टर बैंक में हो गया। अब इनका इंडिविजुअल ग्रोथ देख लेते हैं कि जो आपके पूरे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनमें टोटल जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो 35% इंक्रीज हुआ है, और यहाँ प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो टोटल प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो 41 हुआ है। तो अगर इनका कंबाइन देखा जाए तो 39, केवल पब्लिक सेक्टर बैंक का 35 और केवल प्राइवेट सेक्टर बैंक का जो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में वो 41% है। डन इतनी चीजें, तो ये बात आपको सीखनी है। चलिए अब बात करते हैं डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड आईआईटी भुवनेश्वर के बीच में एक कोलैबोरेशन हुआ है। क्या कोलैबोरेशन हुआ है, एक्चुअली 9 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं डीआरडीओ ने, और वो 9 प्रोजेक्ट आईआईटी भुवनेश्वर रेडी करेगा, जिसके लिए 18 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग भी की जाएगी। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विद कोलैबोरेट विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन सर्विलांस पावर सिस्टम एंड रेडार टेक्नोलॉजी। इसके अंदर अभी तक 9 प्रोजेक्ट अप्रूव किए हैं और अभी 7 प्रोजेक्ट पेंडिंग है, मतलब फ्यूचर में उनको अप्रूव किया जाएगा, जिसके लिए टोटल फाइनेंसिंग कितनी है, 18 करोड़ रुपए की फाइनेंसिंग देखने को मिल जाएगी। डन। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं ग्लेशियर के बारे में। सबसे ज्यादा जो ग्लेशियर है, देखिएगा हमारे दुनिया में जितना भी पानी है 97% पानी तो आपके ओशियंस में है, एंड लगभग 2.1% जो पानी है वो हमारे ग्लेशियर्स में है। और सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो अंटार्कटिका में आपको सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसका नाम है डूम्सडे ग्लेशियर। क्या नाम है, डूम्सडे ग्लेशियर। इसका एक दूसरा नाम भी आपको देखने को मिलता है, थ्वेट्स ग्लेशियर। क्या नाम है, थ्वेट्स ग्लेशियर। ठीक है, दोनों एक ही हैं। यहाँ पे साइंटिस्ट कम्युनिटी है उन्होंने अलर्ट इशू किया है। क्या अलर्ट किया है कि डूम्सडे ग्लेशियर मेल्टिंग एट अ टेरिफाइंग रेट, जैसा कि इन्होंने सोचा था उसके ज़्यादा, मतलब उसके ट्वाइस स्पीड से ये मेल्ट हो रहा है। तो अंटार्कटिका डूम्सडे ग्लेशियर इज मेल्टिंग ट्वाइस एज फास्टर देन साइंटिस्ट प्रीवियसली थॉट। ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार ओशियन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एंड ओशियन का जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है जिसके कारण इसने जो ग्लेशियर का बिलो है नीचे उसको अटैक किया और यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू कर दिया। अगर ये ग्लेशियर लगातार इसी तरीके से मेल्ट होता रहा तो हमारा जो सी का लेवल है वो 3 मीटर तक इंक्रीज हो जाएगा। तो सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, ऐसी वार्निंग भी साइंटिस्ट ने दी है। ठीक है, अब इस ग्लेशियर के बारे में हम बात करते हैं तो इसकी साइज ना फ्लोरिडा के साइज के बराबर है, मतलब काफी बड़ा ग्लेशियर है, और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट चेंजिंग एंड मोस्ट अनस्टेबल ग्लेशियर आपको डूम्सडे ग्लेशियर देखने को मिलेगा, विच इज इन अंटार्कटिका। अब इंडिया में भी ग्लेशियर है क्या, आंसर है हाँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कंचनजंगा एंड जेमू ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा, यहाँ सिक्किम वाला एरिया जो है। यहाँ आप देखेंगे रोंगबुक ग्लेशियर, फिर ऊपर आएंगे मिलाम, पिंडारी एंड गंगोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका गंगोत्री है। फिर आप यहाँ देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर है, बाइफो ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर एंड बाल्टोरो ग्लेशियर। ये सभी इंडिया में पाए जाने वाले ग्लेशियर है। मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ जो प्रीवियस ईयर 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है अबाउट द सियाचिन ग्लेशियर, कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछा गया था, तो इसलिए ये ग्लेशियर जो इंपॉर्टेंट है उनकी आप लोकेशन थोड़ा सा देख लीजिए कि उत्तराखंड में कौन सा है, सिक्किम में कौन सा है, हिमालय में कौन सा है, पीओके में कौन सा है, लाइक दिस। तो आपका जो सियाचिन ग्लेशियर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली काराकोरम रेंज का सियाचिन ग्लेशियर है जो कि नुब्रा वैली में देखने को मिलेगा, और ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड द पोलर रीजन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया है। सियाचिन ग्लेशियर आपको यहाँ पर देखने को बेसिकली मिलेगा। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है जो कि डिस्प्यूटेड है, सियाचिन ग्लेशियर। डन। तो इसलिए मैंने कहा कि सभी के सभी जो ग्लेशियर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना। चलिए अब क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। क्या पहला क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2023-24 के लिए कितना डिविडेंड, कितना लाभांश सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है। तो हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था 2.11 लाख करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है, हु इज़ द ओल्डेस्ट इंडियन वीमेन टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट रिसेंटली। तो ये 55 साल की हैं, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और ये ओल्डेस्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे समिट किया है। नाम है ज्योति रात्रे। नेक्स्ट, बोला जा रहा है कि इंडियन ओरिजिन प्रोफेसर हैं, उनका नाम क्या है जिनको 100 प्राइज दिया है इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे श्रीनिवास आर कुलकर्णी। पीएम वाणी स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी, तो क्या पर्पस है पीएम वाणी स्कीम का। तो पीएम वाणी का फुल फॉर्म, इसकी लॉन्चिंग डेट, नोडल मिनिस्ट्री, कौन ऑपरेट करता है, ये 3-4 बातें आप पढ़ लीजिएगा। टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू द रूरल एंड द रिमोट एरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एएफसी वीमेंस एशिया कप 2026 कौन होस्ट करेगा, तो ये होस्ट करने वाला है आपका ऑस्ट्रेलिया। 2026 का कौन करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा। नेक्स्ट है, आसाम गवर्नमेंट ने DRIMS एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनिसेफ। यहाँ पर डी का क्या मतलब है, तो डी का मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो डी का मतलब डिजास्टर है, ऑप्शन बी। एंड दिस इज क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो 2 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं एंड दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं सभी के आंसर ज़रूर देखती हूँ। एंड वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगता है तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। एंड पहली बार आ रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।